ओके, अभी हमें पढ़ना है, टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। ठीक है, टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इस टॉपिक को आप समझिए अच्छे से, क्या कहता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या है? इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टेंस। कैसे डिफाइन करेंगे? इसका डिफिनीशन है, रेसिस्टेंस मीन्स इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, नॉट द वाटर रेसिस्टेंस, नॉट द एयर रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मीन्स हियर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे? ये है इंटरनल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टेंस। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या है ये इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टेंस और मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू इट। ठीक है, ये इंटरनल प्रॉपर्टी होती है किसी भी सबस्टेंस का, जिसके वजह से ये अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को किसी भी सबस्टेंस से पास होने के लिए। ओके, ये डिफिनीशन है। इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टेंस ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ठीक है, ये विरोध है। ये क्या है? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को क्या पढ़ते हैं? ये एक विरोध कहलाता है। ठीक है, अब हिंदी में इसे क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का, लेकिन रेसिस्ट मतलब क्या होता है? रोकना, विरोध करना, अवरुद्ध करना, है ना। तो रेसिस्टेंस को हमने, ये डिफिनीशन है इसका, या फॉर्मूला देख लीजिए कि फॉर्मूले का यूज आप आराम से कर सकते हो कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस में दिए रहेंगे कि मान लो कोई क्वेश्चन दिया है जहां बैटरी हमने मान लो 100 वोल्ट का लगाया, ठीक है, और उसमें करंट पास हो रहा है 5 एम्पेयर। तो बताओ रेसिस्टेंस क्या होगा? क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया होगा। अगर हमने 100 वोल्ट का बैटरी लगाया, उसके अंदर से वो बैटरी जो है अगर 5 एम्पेयर का करंट दे रहा है, तो रेसिस्टेंस क्या है? तो रेसिस्टेंस निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। ठीक है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट डिराइव्ड। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज आराम से आ जाएगा। रेसिस्टेंस देखिए 100, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 100 वोल्ट, 5 एम्पीयर करंट, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100 बाय 5 कितना हो गया? 20। ये तो आसान है, 20 ओम। ठीक है, ये 20 ओम इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस कहलाता है। नॉर्मली लोग रेसिस्टेंस ही पढ़ते हैं इसको, लेकिन हमने बता दिया आपको इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है ना, ये एयर रेसिस्टेंस है ना, ये वाटर रेसिस्टेंस है ना, ये हीट रेसिस्टेंस है। ये कैसा रेसिस्टेंस है? ये इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है। और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का एक ही काम होता है, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करना, इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देना। और इस रेसिस्टेंस की वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें करंट और रेसिस्टेंस का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, बैटरी का वोल्टेज दिया हो और करंट कितना पास हो रहा है वो दिया हो, तो रेसिस्टेंस इस फॉर्मूले से आराम से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप लोग निकाल सकते हो, ये ओम्स लॉ से निकाला गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रेसिस्टेंस है क्या? ये रेसिस्टेंस एक पॉजिटिव स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ये रेसिस्टेंस क्या है? एक्चुअली पॉजिटिव स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ये कैसा है? ये एक्चुअली है क्या? पॉजिटिव स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। कभी भी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस निगेटिव क्वांटिटी नहीं आएगा। फिजिकल क्वांटिटी है, पॉजिटिव है, स्केलर है, वेक्टर भी नहीं है, वेक्टर्स भी नहीं है। ओके, चलिए इसका ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट बाय एम्पेयर। 1 वोल्ट बाय 1 एम्पेयर, जिसको हम 1 ओम बोलेंगे। ठीक है, इसका सिंबल ये है। तो ये जो साइंटिस्ट हैं उनके सम्मान में ये ओम का यूनिट आया। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम जो थे उनके नाम पे पड़ा हुआ है वोल्ट बाय एम्पेयर। 1 वोल्ट बाय 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 ओम। हम कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस in which a conductor is possessing 1 ampere current when applied potential difference is equal to 1 volt। ठीक है, तो 1 ओम उसको हम इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला पता करना हो तो आराम से आप फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बाय इलेक्ट्रिकल करंट। ये दिया हुआ है, तो आप इसमें क्या करेंगे? Q दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Q इंटू V वर्क का हो जाएगा। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, और Q इज इक्वल टू I इंटू T। तो आराम से इस तरह से आप लोग फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, Q इंटू V, तो Q इंटू V किसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है? ml² T⁻⁻² वर्क डन का होता है। और ये क्या है? IT है ना, ये चार्ज क्या है? I इंटू T।
यहाँ लिखेंगे एम्पेयर लिखा हुआ है तो यहाँ एम्पेयर लिखेंगे और एम्पेयर स्क्वायर इंटू टी। देख लीजिए ये सीधा सा है, बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, एक्चुअली है बहुत इजी। इट इज मोस्ट इजी, डायमेंशनल फॉर्मूला इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इजी टॉपिक। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है। देख लीजिए हमने डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपको बता दिया, इसका ऐसा यूनिट भी बता दिया। देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ कुछ जगहों पे आई स्क्वायर आता है, कहीं कहीं ए स्क्वायर रहता है, तो मुझे लग रहा है आई स्क्वायर रहता तो अच्छा रहता। चलिए ए स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए का यूज हम लोग यूनिट की तरह करते हैं, एम्पेयर की तरह यूज करते हैं, तो यहाँ इसका यूज नहीं करना चाहिए। ओके, मेरे व्यू में आगे चलते हैं। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है? तो कंडक्टेंस का डिफिनेशन होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर का, किसी भी मटेरियल का जो कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस 1 बाय आर, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस में 1 बाय आर इज इक्वल टू आई बाय वी, तो आर इज इक्वल टू वी बाय आर, तो वी बाय आई लिख देंगे, आई बाय वी जो है क्या है? कंडक्टेंस होगा। ठीक है, तो कंडक्टेंस का यूनिट भी आप जान सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, ओके। ओके, कंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता करना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कंडक्टेंस इज इक्वल टू डायमेंशनल रेसिप्रोकल ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। सीधी सी बात है भाई, जैसे कंडक्टेंस G है 1 बाय R है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रेजिस्टेंस के डायमेंशनल फॉर्मूले के रेसिप्रोकल के बराबर हो जाएगा। तो m-1 कैलकुलेट कर लेना आप लोग, m-1 l⁻², t⁻3, a⁻2 ये आप खुद फाइंड कर सकते हो, देख सकते हो। मैंने रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला बता दिया है, तो कंडक्टेंस का भी डायमेंशनल फॉर्मूला आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हो, डायमेंशनल देखा जाए कि GNR का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर कोई पूछे कि GNR क्या ये डायमेंशनलेस है, क्योंकि ये 1 है, 1 क्या है? ये डायमेंशनलेस है, तो ये भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। G इंटू आर इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कभी भी क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिव टाइप में, नीट में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप कभी बता सकते हो GR इज डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा यूनिट कंडक्टेंस का क्या होगा? ओम का -1। ठीक है, ओम का -1, तो क्या किया है? MHO लिखा, MHO इन्वर्स कर दिया, जो रेसिस्टेंस का यूनिट है उसका इन्वर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। यहाँ देखिए MHO महो, जो क्या पढ़ेंगे MHO महो है ना, जिसका दूसरा यूनिट साइमन भी लिखा हुआ है, साइमन है ना, ये साइमन भी लिख सकते हैं इस तरह से, ये यूनिट भी है। और इसका सिंबल देखो क्या है, इसका सिंबल देखो, जो रेसिस्टेंस का सिंबल ऐसा होता है, रेसिस्टेंस का सिंबल अगर ऐसा हो गया तो इसका सिंबल कैसा होगा? ऐसा होगा, है ना। देख रहे हो, उल्टा सिंबल है इसका, महो का सिंबल क्या है? उल्टा है। देखिए अब आप चलते हैं फेमस लॉ, ओम्स लॉ। फेमस लॉ पढ़ेंगे हम लोग, ओम्स लॉ। इतना सारा डिस्कशन हमने कर लिया, अब हम लोग फेमस लॉ पढ़ेंगे, ओम्स लॉ। ये क्लास 10 में भी आप लोग पढ़े होंगे, CBSE के स्टूडेंट क्लास 10 में पढ़े होंगे और SC वाले क्लास 9 में भी पढ़े होंगे। ओम्स लॉ क्या होता है? ठीक है, वो हमें पढ़ना है, ओम्स लॉ क्या होता है। तो 1828, ठीक है, 1828 में जर्मन के फिजिस्ट, एक जर्मन के फिजिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, इनके टाइटल पे ओम्स लॉ पढ़ा, इनके टाइटल पे ये ओम्स लॉ कैसे है? इनके टाइटल पे पढ़ा है, ये साइमन लॉ नहीं है ना, जॉर्ज लॉ भी नहीं, ये क्या है? ओम्स लॉ। उनके टाइटल हुआ, जो भी हो नाम में आ रहा ना, तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे ओम्स लॉ। ये 9th में भी पढ़ा जा चुका है, 10th में भी पढ़ते होंगे, हल्का सा पढ़े होंगे आप। तो 9th और 10th के स्टूडेंट भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12th वाले स्टूडेंट भी समझ सकते हैं और 9th वाले भी समझ सकते हैं। वो एक जर्मन फिजिस्ट थे, बहुत ही फेमस जर्मन फिजिस्ट थे, उनके द्वारा जो है ओम्स लॉ बताया गया था। वो क्या था ओम्स लॉ, वो अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके हिसाब से क्या है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एक डिफिनिट टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर पे किसी भी सबस्टांस का, किसी फिक्स सबस्टांस का, किसी सर्टेन सबस्टांस, सर्टेन मतलब फिक्स सबस्टांस का क्या होता है? सर्टेन सबस्टांसेस में कुछ सबस्टांसेस को उन्होंने बताया था, जैसे कि आयरन है, प्लेटिनम है,
इस तरह के सबस्टांसेस में रेसिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं करता है पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग। क्या चेंज नहीं करता है? जो कुछ सबस्टांसेस में रेसिस्टेंस जो है चेंज नहीं करता है, किसके हिसाब से? पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो जब चेंज नहीं होता है तो इस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? ओम्स लॉ कहते हैं। उन्होंने खोजा था, उन्होंने डिस्कवरी किया था, उन्होंने इन्वेंशन नहीं किया था, उन्होंने कुछ नया चीज नहीं बताया था, जो ऑलरेडी हो रहा था उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया था। अप टू हिज नॉलेज, अप टू हिज एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कुछ सबस्टांसेस में एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर के अक्रॉस या उस सबस्टांस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम चेंज करते हैं, उसका रेजिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं। करंट भी चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा तो करंट भी चेंज होगा, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा। तो दूसरे वर्ड में आप ये भी कह सकते हैं, दूसरे वर्ड में ओम्स लॉ को ये भी कह सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर certain substances does not change its resistance. This law is called Ohm's law. आप उसको दूसरे वे में समझ सकते हैं। क्या मैंने कहा आपसे? कहा ये कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे कुछ सर्टेन फिक्स सबस्टांसेस का रेसिस्टेंस नहीं चेंज होता है। मींस रेसिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर अगर हमने चेंज कर दिया तो रेसिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोग पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस, डायरेक्टली हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन सर्टेन सबस्टांसेस, जैसे कि उन्होंने खोजा था आयरन, प्लेटिनम एटसेट्रा जो कंडक्टर है ना, रेसिस्टेंस डज नॉट चेंज विथ चेंज इन इट्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। करंट भी आप कह सकते हैं, चेंज इन करंट अक्रॉस इट, करंट थ्रू इट। ठीक है, चलिए, रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू V/I, हमने लिखा है रेजिस्टेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बाय करंट एंड दैट इज कांस्टेंट क्वांटिटी। ये क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है। रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो अगर ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो आप देख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जब किसी कंडक्टर के अंदर में ज़्यादा करंट फ्लो करे तो समझना उसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा अप्लाई किया गया है। एक पार्टिकुलर कंडक्टर के थ्रू, मान लो एक पार्टिकुलर आयरन का पीस है, ठीक है, उसके अक्रॉस हमने 10 वोल्ट का बैटरी लगाया, 10 वोल्ट का बैटरी लगाया और मान लो करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ठीक है, और जब हमने 20 एम्पियर का करंट लगाया तो कितना करंट फ्लो करेगा? ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस उसका तो फिक्स होता है। तो आप फाइंड कर सकते हो उस व्यू से कि V/I इज कांस्टेंट। V/I ये जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। रेजिस्टेंस इज फिक्स क्वांटिटी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। जैसे मैंने कहा कि 10 वोल्ट का बैटरी है और 2 एम्पियर करंट हो रहा है, तो अगर हमने चेंज कर दिया इसका 20 वोल्ट बैटरी डाल दिया और तो करंट कितना फ्लो करेगा? करंट कितना फ्लो करेगा? ये हमें 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। मतलब ये जो है ओम कहलाएगा, मतलब ये 5 ओम। ये कितना हो गया? 5 ओम, है ना? ये 5 ओम का रेजिस्टेंस आया। ये रेशियो चेंज होने वाला नहीं है। ये रेशियो चेंज नहीं होने वाला, बस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेंगे, 10 से 20 करेंगे तो करंट भी क्या होगा? 2 से 4 हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या नहीं तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों का मतलब समझिए, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि जितना हमने पावरफुल बैटरी लगाया उतना ही ज़्यादा करंट आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ही हमने पावरफुल बैटरी लगाया है उतना ज़्यादा करंट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जितना ही ज़्यादा करंट आ रहा है इसका मतलब बैटरी भी उतना ही पावरफुल, उतना ही उसका पोटेंशियल डिफरेंस आप देख सकते हो। तो इस तरह से मैंने आपको बताया है। देखिए, तो कुछ सबस्टांस जो सारे सबस्टांस के लिए वैलिड नहीं है। एक्चुअली ये ओम्स लॉ जो है सारे सबस्टांसेस के लिए वैलिड नहीं है। अगर वैलिड है तो कुछ सर्टेन लिमिट तक ही, कुछ सर्टेन लिमिट तक है, सर्टेन प्रैक्टिकल लिमिट तक, उसके बाद ये ओम्स लॉ वैलिड नहीं होते। तो जो सबस्टांसेस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको हम लोग ओमिक कंडक्टर बोलते हैं या लीनियर कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ओमिक या नहीं तो लीनियर कंडक्टर बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? ओके,
ये सबस्टांसेस ओमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं या तो लीनियर कंडक्टर्स कहलाते हैं। लीनियर कंडक्टर क्यों होता है कि जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे V वर्सेस I, जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे V वर्सेस I का, तो एक स्ट्रेट लाइन आया, इसीलिए हमने लीनियर कंडक्टर्स कहा, ओमिक कंडक्टर्स कहा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा ग्राफ भी पढ़ेंगे कि ग्राफ कैसा होता है। ठीक है,